बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एडॉप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। एडॉप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है। जब हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के ज़रिए पैथोजन को किल नहीं किया जाता तो हमारी बॉडी के अंदर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिव हो जाती है, जिसे हम एडॉप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एडॉप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट डिटेल से डिस्कस किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सो आज हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं, एक एक्टिव इम्यूनिटी है और एक पैसिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ खुद बनेंगे। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ वाई शेप्ड प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे WBCs के लिम्फोसाइट सेल्स बनाते हैं खुद। तो जैसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर होता है तो हमारी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ खुद बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो उस प्रोसेस को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और जब हमारी बॉडी किसी और बॉडी से एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा तो उस प्रोसेस को हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। जब हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बनाएंगी उस प्रोसेस को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। और जब हमारी बॉडी के अंदर किसी और बॉडी से एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट किए जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। सो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस इनसाइड ऑफ द बॉडी, जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनेंगे उस प्रोसेस को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और एक्टिव इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं, एक है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और एक है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि नेचुरली हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ जब बनाएंगी उस प्रोसेस को हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। और आर्टिफिशियली जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन के ज़रिए एंटीजेंस इंटर किए जाएंगे। तो एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजेंस किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के सरफेसेस पे अटैच होते हैं, ऐसे एंटीजेंस, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं एंटीजेंस। सो एंटीबॉडीज़ डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटीजेंस इंटर हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती हैं। सो ये हमारी बॉडी है। और जैसे ही नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए नेचुरली कोई भी पैथोजन, सपोज करें कि ये एक बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में एंटर हो चुका है और उस बैक्टीरिया के सरफेसेस पे एंटीजेंस हैं, तो ये बैक्टीरिया जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हमारी बॉडी की जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। सो ये एंटीबॉडीज़ फ़ौरन से इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ करेंगी और इसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट करेगी और इस एंटीजन को किल कर दिया जाएगा और इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। सो ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके ज़रिए जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर होगी उसे हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। और अगर आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी बनानी है तो वो वैक्सीन्स के ज़रिए होगी। जैसे कि एंटीबॉडीज़ डेवलप इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीन, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ तो बनेंगे बट वैक्सीन के ज़रिए बनेंगे। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन ऐसे इंजेक्शंस होते हैं या फिर ड्रॉप्स के फॉर्म में या फिर इंजेक्शन की फॉर्म में ऐसे वैक्सीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। वैक्सीन के अंदर क्या होते हैं? वैक्सीन के अंदर डेड एंटीजेंस होते हैं। डेड एंटीजेंस का मतलब ये है कि सपोज़ पोलियो के वैक्सीन बनाने हैं तो पोलियो के अंदर जो वायरस है, पोलियो एक वायरल डिजीज़ है, तो पोलियो वायरस जो है उनको हम लेंगे लेबॉर्ट्री के अंदर, उस पोलियो वायरस के जो वायरसेस हैं उनको किल किया जाएगा लेबॉर्ट्री के अंदर। और जब उस वायरस को किल किया जाएगा तो उस वायरस के सरफेसेस पे जो एंटीजेंस होंगे वो भी डेड हो चुके होंगे। उस डेड एंटीजेंस को लिया जाएगा। इस डेड एंटीजन को हम डीएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके टॉक्सिन्स जो हैं वो डीएक्टिवेटेड हो चुके होते हैं, तो ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो उस डेड एंटीजन को हम वैक्सीन कहते हैं और इस वैक्सीन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है कोई भी डिजीज़ होने से पहले। ये हमारी बॉडी में याद रहे, डिज़ीज़ होने से पहले ही इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि इन फ्यूचर हमारी बॉडी के अंदर वो डिज़ीज़ ना हो। तो पोलियो के कतरे बच्चों को पहले ही पिला दिए जाते हैं और वैक्सीनेशन भी लगा दिए जाते हैं ताकि इन केस इन फ्यूचर हमें पोलियो ना हो। तो ये बीमारी होने से पहले ही हमारी बॉडी के अंदर
इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये डेड एंटीजन्स जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे वैक्सीन के ज़रिए, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगी। तो ये वाई शेप्ड आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर वाई शेप्ड एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगे अगेंस्ट पोलियो वायरस। तो जिसकी वजह से हमें वायरस नहीं होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ उस वायरस के अगेंस्ट बन चुके होंगे। और नेक्स्ट टाइम अगर पोलियो वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर भी होगा तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होगी, हमारी बॉडी इम्यूनाइज्ड हो चुकी होगी, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ पहले से ही होंगे पोलियो वायरस के अगेंस्ट। तो वहीं पर ही पोलियो वायरस को किल कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास एंटीबॉडीज़ होंगे उस पोलियो वायरस के अगेंस्ट। और इसके अलावा हेपेटाइटिस के वैक्सीन्स भी दिए जाते हैं ताकि हमें हेपेटाइटिस ना हो। तो पहले से ही हेपेटाइटिस की वैक्सीन्स लगाते हैं। और मीज़ल्स और मम्स बच्चों के अंदर पहले से ही वैक्सीनेशन हो जाती है ताकि इन केस इन फ्यूचर मीज़ल्स या मम्स ना हो। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो लॉन्ग टर्म होती है, 10 साल तक या फिर पूरी लाइफ टाइम तक होती है, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी पैथोजिन उस तरह का हमारी बॉडी में इंटर हो तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ बने होते हैं और हमें वो डिज़ीज़ नहीं होती। सेकेंड टाइप जो है वो पैसिव इम्यूनिटी है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी इंटर किए जाते हैं, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होते हैं। आर्टिफिशियली तरीके से भी होते हैं और नेचुरल तरीके से भी होते हैं। तो जो नेचुरल तरीके से होंगे उसे हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे, और आर्टिफिशियली जो इंजेक्ट किया जाएगा उसे हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज़ रिसीव होंगे फ्रॉम मदर। तो मदर के ज़रिए जो है वो एक ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होंगे। तो पहली सेक्रेशंस जो होती हैं मेमरी ग्लैंड से वो होती है, उसे हम क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्लोस्ट्रम एक येलोइश फ्लूइड होता है जो पहली सेक्रेशन होती है मेमरी ग्लैंड्स के अंदर से ट्रांसफ़र होते हैं बेबी के अंदर, और उस क्लोस्ट्रम के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। और सेकेंड जो है वो प्लेसेंटा के ज़रिए से इंटर होते हैं बेबी के अंदर। तो प्लेसेंटा एक ऐसा कनेक्शन है मदर और बेबी के दरमियान जिसके ज़रिए खुराक और ब्लड बेबी के अंदर इंटर होते हैं। तो इस प्लेसेंटा के ज़रिए न्यूट्रिशंस और ब्लड के ज़रिए एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होंगे इस बेबी के अंदर। तो ब्लड के ज़रिए जो है वो एंटीबॉडीज़ इस बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होंगे। तो ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं होते, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए एंटीबॉडीज़ जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, और इनकी जो लाइफ टाइम तक नहीं होती, इनका शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि डिज़ीज़ के अगेंस्ट जो है वो बहुत कम इनकी टाइम पीरियड होती है और उसके बाद एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाते हैं। और आर्टिफिशियली तरीके से जो है वो एंटीबॉडीज़ रिसीव होते हैं फ्रॉम मेडिसन के ज़रिए से भी एंटीबॉडीज़ हम एक पर्सन के अंदर इंटर कर सकते हैं। जैसे कि एनिमल्स के अंदर से हम मेडिसिन्स बनाते हैं एनिमल्स के ज़रिए, और उस बैक्टीरिया या वायरस को किल करने के लिए जो है वो मेडिसिन्स दिए जाते हैं जब कोई भी बंदा बीमार हो जाता है। सेकंड, वैक्सीनेशन के ज़रिए, वैक्सीन्स के ज़रिए जो है वो एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट किए जाते हैं। और थर्ड जो है वो सीरम इन्फ्यूजन के ज़रिए, यानी कि सीरम कहते हैं प्लाज्मा को। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है, प्लाज्मा क्या करते हैं, प्लाज्मा एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो प्लाज्मा के ज़रिए भी एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो एक ऐसा पर्सन है जिसे एक डिज़ीज़ हो चुकी है, तो उस पर्सन के अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं अगेंस्ट दैट पैथोजिन। तो एक ऐसा पर्सन नॉर्मल जिसके अंदर वो एंटीबॉडीज़ नहीं बन रहे, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, तो उस पर्सन के अंदर से एंटीबॉडीज़ निकाल दिए जाएंगे जिसको पहले से ही डिज़ीज़ हो चुका है। तो उस पर्सन से एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र किए जाएंगे एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जिसके अंदर जो इन्फेक्टेड है और उसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बन रहे। तो सपोज़ ये एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बन रहे, तो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र किए जाएंगे थ्रू सीरम, ब्लड सीरम के ज़रिए ट्रांसफ़र किया जाएगा एंटीबॉडीज़। तो ये एंटीबॉडीज़ हैं जो एक पर्सन के अंदर इंटर किया जा रहा है। तो इस पर्सन के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बन रहे, तो इस पर्सन के अंदर एंटीबॉडीज़ जो है वो ब्लड सीरम के ज़रिए इंटर किए जा रहे हैं। ये वैक्सीनेशन के ज़रिए भी इंटर किए जा सकते हैं इस पर्सन के अंदर।
सो इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत सारी हैं। वैक्सीनेशन के ज़रिए भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ये दोनों के जो तरीके हैं वो सेम ही होते हैं, बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर एंटीजेंस इंजेक्ट किए जाते हैं और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट किए जाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। सो सपोज़ करें कि टेटनस डिजीज़ है। टेटनस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जिसके अंदर जिसको हम लॉक जा भी कहते हैं, जो हमारे जॉस के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो टेटनस के अंदर एक पर्सन है जिसे पहले से ही टेटनस हो चुका है, तो उसके अंदर से एंटीबॉडीज़ निकाल दिए जाएंगे और एक दूसरे पर्सन के अंदर इंटर किए जाएंगे जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ टेटनस के अगेंस्ट नहीं बन रहे, तो उस पर्सन से एंटीबॉडीज़ निकालेंगे और दूसरे पर्सन के अंदर इंजेक्ट करेंगे और उस पर्सन को जो है वो टेटनस नहीं होगा। सेकंड डिप्थेरिया है। डिप्थेरिया भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होता है। तो डिप्थेरिया के अंदर भी सेम यही प्रोसेस होगा। एक पर्सन जिसको पहले से ही डिप्थेरिया हो चुका है उसके अंदर से एंटीबॉडीज़ को लेकर दूसरे पर्सन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है थ्रू वैक्सीनेशन। और रेबीज़ हैं। रेबीज़ जो है वो एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि डॉग बाइट से होता है और इसके अगेंस्ट जो है एंटी रेबीज़ बनाए जाते हैं। जिसको डॉग ने बाइट किया होता है उसके अंदर एंटी रेबीज़ के वैक्सीन इंजेक्ट किए जाते हैं। सेकंड, विनोम के ज़रिए। विनोम एक पॉइज़न है, स्नेक के बाइट होने से इंटर होते हैं। सो स्नेक के स्लाइवा के अंदर, और ये रेबीज़ जो है वो डॉग के स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं रेबीज़ वायरस। और ऐसा डॉग जिसके अंदर रेबीज़ के वायरस हो, हर डॉग के अंदर रेबीज़ के वायरस नहीं होते, ये बात याद रहिए। तो जो विनोम है वो स्नेक के पॉइज़न होता है, तो स्नेक बाइट होने से जो है वो विनोम हमारी बॉडी में अगर इंटर हो जाता है तो एंटी विनोम बनाए जाते हैं। ये भी स्नेक से ही लिए जाते हैं एंटी विनोम। तो वैक्सीन्स लगाए जाते हैं या फिर मेडिसिन के ज़रिए जो है वो ट्रीटमेंट होती है। सो होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।